जगह लेह लद्दाख के ऊपर एक बड़ा सबसे दुनिया का ऊंचा मोटरेबल रोड है जिसको खारदुंगला टोप बोलते हैं। वहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग किया, वहां पर शीर्षासन किया, बर्फ में योग किया। उसकी फोटो कई बार हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, वो मैंने ही अपने मोबाइल से ली हुई है। तो हम वहां पर गए तो वहां पर रोड बनाने का काम लोकल कुछ गांव वाले कर रहे थे, लद्दाख के लोग। तो मैंने उनसे पूछा पूज्य स्वामी जी महाराज की फोटो दिखाकर, क्या आप इनको जानते हैं? तो उन्होंने भी कहा कि हम इनको जानते हैं, ये योग वाले बाबा हैं। तो ये योग को जन जन तक पहुंचाने का जो बड़ा काम किया वो पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। तो 10 करोड़ से अधिक लोगों तक प्रत्यक्ष संवाद और 100 करोड़ लोगों तक पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को, आयुर्वेद को, भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम किया। आज भी पूज्य स्वामी जी महाराज से पूरी दुनिया के 200 देशों के, चाहे किसी छोटा सा देश है तो वहां के 10 व्यक्ति जुड़े हों, नेपाल का, पाकिस्तान के अंदर भी पूज्य स्वामी जी महाराज के योग को देखा जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं कुछ मुसलमानों में अच्छे जो योग करते हैं और योग के प्रेमी हैं। अरब के देशों से लेकर, यूरोप के देशों से लेकर, अफ्रीका के देशों से लेकर सभी देशों में कहीं से 50,000, कहीं से 1 लाख, कहीं से 10,000, कहीं से 200 लोग पूज्य स्वामी जी महाराज को सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देखते हैं। फेसबुक के ऊपर पता लग जाता है किसने कहां से फॉलो किया हुआ है। तो दुनिया के 200 देशों में भारत स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से योग को पहुंचाने का काम, भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। तो 2009 में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया गया। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने फिर 2011 में आंदोलन किया रामलीला मैदान में। सरकार डर गई कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। हम तो कोई तख्ता पलट करने वाले नहीं थे। हमने ये डिमांड की थी कि भ्रष्टाचारी को फांसी की सजा हो, ये कानून मांगा था। उस समय हमारे दूसरे कानून थे कि भारतीय चिकित्सा आयोग बनाया जाए जिसमें आयुर्वेद को प्रमोशन मिले, काला धन जाना रुकना चाहिए, जो गया है वो वापस आना चाहिए, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगनी चाहिए, जो कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, देश के अंदर जो सरकारी योजनाओं के नाम पर घोटाला होता है वो बंद होना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के टैक्स हैं उन कई प्रकार के टैक्सों को ठीक करके एक प्रकार का टैक्स लगना चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू होना चाहिए। तो ये सारे उद्देश्यों के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज ने आंदोलन किया। 2011 में जब कांग्रेस ने नहीं सुनी तो 2012 में फिर कहा कि आप हमारी बात मान लीजिए। 2012 में जब नहीं मानी तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अब जो इन मुद्दों से सहमत होगा तो हम उस व्यक्ति को, उस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। तो ये ठीक किया है, गलत किया? पहले तो जो सरकार में था उसको कहा कि भाई ये ठीक काम है, ये कर दीजिए। एक बार कहा, उन्होंने लाठी मारी तो दोबारा कहा हाथ जोड़कर, फिर कोई झगड़ा नहीं किया, कोई अराजकता नहीं की, कोई दंगा फसाद नहीं किया। दोबारा भी जब नहीं माने और उन्होंने कहा कि हम तो सुनेंगे नहीं, कोई उत्तर नहीं देंगे, तो फिर कहा जो अब ऐसे इन चीजों के ऊपर देश को चलाना चाहेगा ऐसे व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो 2013 के अप्रैल में मोदी जी को हरिद्वार बुलाकर सारे संतों के सामने पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनको घोषित किया कि ये देश को आगे ले जा सकते हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतना तक कह दिया था कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो मैं बीजेपी को समर्थन नहीं दूंगा। और सितंबर में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जंतर मंतर से यह संकल्प लिया कि मैं जब तक इस देश में भ्रष्टाचारी सत्ता परिवर्तन नहीं कर दूंगा और जब तक अच्छे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना दूंगा तब तक लौटकर अपने आश्रम में वापस नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद 2014 के इलेक्शन के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज आए। लेकिन इलेक्शन के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज आए तो पूज्य स्वामी जी महाराज कभी भी, जब मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ तो पूज्य स्वामी जी महाराज नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरा काम तो देश के लिए, एक देश की सेवा का काम था और एक योगी का काम राजमहल के अंदर नहीं है, मैं तो अपने आश्रम के अंदर अपनी सेवा का काम करूंगा। और 2014 के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना पूरा समय, अपनी पूरी शक्ति योग के काम में लगा दी, योग की सेवा में लगा दी। और उसके बाद लगातार योग आयुर्वेद का शिक्षा का काम चल रहा है। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज मोदी जी के शपथ ग्रहण में नहीं किए,
कुछ लोगों ने कहा कि क्या स्वामी जी नाराज है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तो योगी हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मेरा राजमहल के अंदर काम नहीं है, मुझे तो झोपड़ी के अंदर ही रहना है। और पूज्य स्वामी जी महाराज आज भी जमीन पर सोते हैं, 2 बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं और झोपड़ी के अंदर रहते हैं। 18 घंटे 20 घंटे रोज पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा तपस्वी जीवन परम पूज्य स्वामी जी महाराज का है। तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया गया। फिर 2010 में यह देखा कि योग से ये ठीक हो जाता है, हम कहेंगे तो ठीक है, लेकिन इसको पूरी दुनिया नहीं मानने वाली। तो पूरी दुनिया इसको माने, इसके लिए उन्होंने ये निर्णय किया कि हम कुछ वैज्ञानिकों को लाएंगे और वैज्ञानिकों के साथ योग आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करने का काम करेंगे। तो 2010 में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया। 2017 में पहले पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन पतंजलि योगपीठ में ही कुछ कमरों में काम करता था, थोड़ी रिसर्च करता था। लेकिन 2017 में जब देखा कि हमें और बड़े स्तर पर रिसर्च करनी है, तो 500 वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई, अमेरिका से वैज्ञानिक बुलाए गए। और जैसे एलोपैथी की दवाइयों का सेल लाइन ट्रायल होता है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है, चूहों के ऊपर एनिमल ट्रायल होता है, ह्यूमन ट्रायल होता है, वैसे ही दुनिया के अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर में एलोपैथी की तरह ही आयुर्वेद के ऊपर ट्रायल करने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2017 में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इसकी स्थापना की पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जहां पर चूहों के ऊपर रिसर्च की जाती है। जैसे गिलोय ली, अब गिलोय कितनी लेनी है? जैसे एलोपैथी की दवा की रिसर्च होती है ना, तो एलोपैथी की दवा मारती है, लेकिन मारने के बाद भी फार्मा कंपनियां क्या कहती है कि हमने अपनी दवा की रिसर्च की है। पहले तो कोशिका के ऊपर, फिर जानवरों के ऊपर, फिर आदमियों के ऊपर, कितनी दवा देनी चाहिए, कितनी डोज हो, वो सारी चीजें तय करके वो कहते हैं कि हमारी दवा सेफ है। और आयुर्वेद की दवा से कहते हैं कि किडनी फेल हो जाती है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसी ही रिसर्च करने के लिए चूहों को रखा, चूहों के ऊपर एनिमल ट्रायल करना, ह्यूमन ट्रायल करना, फिर चूहों को दवा की मात्रा करना, अलग अलग डोज की दवा देना, फिर ये देखना कि चूहे के लीवर पर क्या असर हुआ, किडनी पर क्या असर हुआ, चूहे की अलग अलग कोशिकाओं के ऊपर क्या असर हुआ। तो चूहों को मारकर उनका लीवर निकालना, उनकी किडनी निकालनी, फिर उसकी स्लाइस करके उनको देखना। तो ऐसी रिसर्च करने का काम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो रहा है। उसके बारे में भी आपको एक वक्तव्य दिया जाएगा कि रिसर्च में क्या क्या हो रहा है। फिर जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि गांवों के अंदर भारत की आत्मा बसती है, 80% लोग गांवों के अंदर रहते हैं, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट के माध्यम से पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट बनाया, जिसका उद्देश्य है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, गांव को स्वस्थ बनाना, गांव को स्वच्छ बनाना, गांव में पानी का संरक्षण कैसे हो, जल संरक्षण कैसे हो, गांव नशा मुक्त कैसे बने, गांव आदर्श कैसे बने, गांव स्वावलंबी कैसे बने, गांव का जल जंगल जमीन कैसे बचे, गांव के अंदर लोग विषमुक्त खेती कैसे करें, खेती का खर्च कैसे कम हो, खेती में जहर का प्रयोग कम कैसे करें, उस कुदरती खेती का, विषमुक्त खेती का प्रशिक्षण देना, गोरक्षा किस प्रकार से हो, गाय की नस्ल सुधार कैसे हो, गौ संरक्षण कैसे हो, गौ संवर्धन कैसे हो, इन सारी चीजों को लेकर पतंजलि योगपीठ में पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट 5 जनवरी 2011 को बनाया गया। अब जब ये सारे काम हो रहे थे, तो 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज जब हर जगह शिविर लगा रहे थे, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते थे, तो उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने सोचा कि इस देश के अंदर 600 से अधिक जिले हैं, इस देश के अंदर 5000 से अधिक तहसीलें हैं, इस देश के अंदर 6,38,365 गांव हैं। तो मैं अगर पूरी उम्र काम करता रहूं तो भी हर जिले में नहीं जा सकता, हर तहसील में नहीं जा सकता, और जिले और तहसील में चला गया तो हर गांव में नहीं जा सकता, हर गांव में 5 दिन 7 दिन योग सिखाना है, तो मैं खुद जाकर नहीं सिखा सकता। तो मुझे अपने क्लोन तैयार करने हैं, अपने प्रतिरूप तैयार करने हैं। मेरे 2 हाथ हैं, तो मैं इन 2 हाथों से 140 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। उस समय तो 80 करोड़ होते थे 2005-6 में, तो उनके लिए काम नहीं कर सकता, तो मुझे अपने हजारों हाथ बनाने हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस उद्देश्य के साथ 2005 में यह चिंतन किया कि इस देश में बहुत से अच्छे लोग हैं, ऐसे पूर्व जन्म के योगी हैं जो पहले किसी जन्म में योग कर चुके, जिनकी रुचि योग में है, उनको यदि जगा दिया जाए तो उनको सेवा के काम में लगाया जा सकता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने
टीवी के ऊपर एक ऐड चलाई कि ऐसे लोग जो दिन में 23 घंटे अपने घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करना चाहते हैं और दिन में 1 घंटा घर के किसी पार्क में, किसी गली मोहल्ले के किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी स्थान के ऊपर खुद योग करेंगे और दूसरों को योग करवाएंगे, ऐसे लोगों को हम योग शिक्षक बनाएंगे, उनको हम हरिद्वार बुलाएंगे, उनको योग की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद उनको कहेंगे कि वो 23 घंटे घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करे और 1 घंटे घर के पास किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर खुद योग करे और अड़ोस पड़ोस के लोगों को योग करवाए। तो एक पूज्य स्वामी रामदेव नहीं होगा, पूज्य स्वामी रामदेव के लाखों करोड़ों प्रतिरूप बन जाएंगे और हर गांव में, हर गली मोहल्ले में योग होगा। तो इस उद्देश्य के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2005 में, अब 2005 में पतंजलि योगपीठ नहीं, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, फैक्ट्री नहीं लगी थी, ये जो आश्रम है ये भी नहीं बना हुआ था, तो खुद का अपना कोई स्थान नहीं, जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट था उसके अंदर 100 व्यक्ति भी नहीं रुक सकते, तो हरिद्वार के भूपतवाला में बहुत सी धर्मशालाएं किराए पर ली, वहां बांस बल्ली का टेंट लगवाया और बरसात के दिनों में जब बाहर कार्यक्रम नहीं हो सकते थे तो उन दिनों में पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1,000 करके 3 कैंपों में 3,000 लोगों को बुलाया और उनको योग टीचर्स की ट्रेनिंग देकर उनको कहा कि अब अपने अपने जिले में, गांव में जाकर आपको योग सिखाना है, योग की क्लास लगानी है और 7-7 दिन के जैसे मैं योग के कैंप लगाता हूं वैसे ही आपको अपने जिले में, अपनी तहसील में, अपने आसपास के गली मोहल्ले और कॉलोनियों में जाकर योग शिविर लगाने हैं। ऐसे उद्देश्य के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज ने लोगों को छोड़ दिया। मुझे भी उसी समय पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में शिविर में आने का मौका मिला, पूज्य दीदी को उस समय आने का मौका मिला, पूज्य स्वामी परमार्थ जी महाराज को आने का मौका मिला। तो ऐसे हम उस समय जैसे आप इस शिविर में आए हैं, ऐसे ही शिविर में 1 घंटा योग करने और सीखने के लिए हम यहाँ पर पधारे, हम यहाँ पर पहुंचे थे। और यहाँ पहुंचने के बाद जब हमें लगा कि ये काम तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत आनंद है, तो फिर अपना पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित कर दिया कि पूज्य गुरुदेव का जैसा आदेश होगा वैसा हम जीवन जीकर दूसरों को बदलने का काम करेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम सब जुड़े। 2005 में 3,000 लोगों को योग शिक्षक बनाया, 2006 में फिर 3,000 लोगों को योग टीचर बनाया। उसके बाद ये यात्रा प्रारंभ हुई तो 2005-6 में जिन लोगों को शिक्षक बनाया था उन लोगों को फिर पतंजलि योगपीठ के माध्यम से अलग अलग जगह योग कक्षा लगाई गई, अलग अलग जिलों में जिला समितियां बनाई गई, राज्य समिति बनाई गई और सबसे पहला संगठन बनाया गया पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति के नाम से पहली समिति बनाई गई। पहली योग समिति के नाम से समिति बनाई गई। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि इस देश में 50% संख्या महिलाओं की है तो दूसरा हमारा महिलाओं का संगठन बनाया गया जिससे लाखों, लगभग 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जिसका नेतृत्व परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के पावन सानिध्य में पूज्य साध्वी दीदी देवप्रिया जी करती हैं। उनके माध्यम से पतंजलि योग समिति एक संगठन पूरे भारत के सभी जिलों और तहसीलों में काम करता है। तो महिलाओं के बीच में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए महिला पतंजलि योग समिति संगठन बनाया गया। व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारत स्वाभिमान संगठन बनाया गया जो पूरे देश में सेवा का काम करता है। युवा भारत संगठन बनाया गया। भारत में एक बड़ी संख्या है ऐसे किशोरों की, युवाओं की, और युवाओं को कोई दिशा देने वाला नहीं है। युवा नशे में जा रहा है, युवा ओटीटी के ऊपर हिंसा देखता है, नशा देखता है। युवाओं को यदि दिशा दे दी जाए तो युवा किसी ठेके पर नहीं जाएगा, किसी नशे में नहीं जाएगा। तो युवाओं को बचाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने युवा भारत के नाम से एक संगठन बनाया है जिसमें देश के युवाओं को योगी, निरोगी, उपयोगी बनाया जा सके, वो किसी भी प्रकार के व्यसन में नहीं फंसे, उसके लिए युवा भारत संगठन बनाया है। एक रिसर्च ये कहती है कि 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु ऐसी आयु है जिसमें सबसे अधिक व्यक्ति जब उसका मस्तिष्क बड़ा होता है तो नया प्रयोग करके देखता है। उसको टीवी के ऊपर ऐड दिखाई देती है कि माउंटेन ड्यू पीकर मैं पहाड़ से छलांग लगा सकता हूं, तो वो माउंटेन ड्यू पीने की कोशिश करता है। जब वो शक्तिमान देखता है 8 से लेकर 12 वर्ष की आयु में, तो वो शक्तिमान की तरह उड़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग का लॉजिकल माइंड काम नहीं करता और शक्तिमान की तरह उड़ने की कोशिश करते हुए वो छत से गिर जाता है। बहुत से बच्चे गिर गए, आपने पता है। तो रिसर्च ये कहते हैं कि 12 से 18 साल की आयु में अगर किसी बच्चे को तंबाकू के, नशे के नुकसान बता दिए जाएं
और अगर उसकी 18 वर्ष की आयु निकल जाती है तो 18 वर्ष की आयु के बाद 90% संभावना है कि वो किसी भी प्रकार की नशे की गिरफ्त में नहीं जाएगा। ये रिसर्च कहती है कि 18 के बाद उसको लॉजिकल माइंड विकसित हो जाता है और 18-19 साल के बाद अगर उसने शराब उस समय तक नहीं पी तो उसके बाद पीने की संभावना नहीं है। मेरी बात से सहमत है या नहीं है? तो युवाओं को नशे से बचाना, युवाओं को योग से जोड़ना, युवाओं को योगी बनाना, तपस्वी बनाना, इस उद्देश्य के साथ हमारा युवा भारत सेवा का काम करता है। हमारे दोनों पूज्य सन्यासी यहां पर हैं, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाएंगे। हमारे पूज्य स्वामी विश्वदेव जी और पूज्य स्वामी कौशल देव जी, ये हमारे उत्तर पूर्व भारत में, युवा भारत में केंद्रीय स्तर पर सेवा कर रहे हैं। आदरणीय भाई रामाशीष जी पहले से सेवा में लगे हुए हैं, वो आज यहाँ पर नहीं है। तो हमारे दोनों पूज्य सन्यासी देश के युवाओं को जगाने का एक बड़े काम का दायित्व पूज्य गुरुदेव ने हमारे दोनों सन्यासी भाइयों को दिया है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन। इसी प्रकार से हमारा अगला संगठन है पतंजलि किसान सेवा समिति। देश के अंदर करोड़ों किसान हैं। किसान अच्छे तरीके से खेती नहीं कर सकता, किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि खेती की लागत इतनी बड़ी हो चुकी है कि उस लागत में उसको लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। और लागत बढ़ी क्यों है? क्योंकि बीज कंपनियों ने, दवा कंपनियों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को खरीदकर, सरकारों को खरीदकर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को खरीदकर, एग्रीकल्चर के जितनी नीति तय करने वाले हैं उनको प्रभावित करके बीटी कॉटन से लेकर, बीटी ब्रिंजल से लेकर जहरीली दवाएं, जहरीली खाद, जहरीले रसायन वो किसान के खेत में डलवा देते हैं ताकि उनकी बिक्री हो सके। और जब किसान के खेत में वो जाते हैं तो जिस थाली से जीवन मिलना चाहिए, जिस अन्न को ब्रह्म कहा गया है, उस अन्न को पहले ही जहर के अंदर डुबो दिया जाता है। भारत के अंदर इतनी यूरिया डीएपी डाली जाती है कि एक आम भारतीय के हिस्से में 200 ग्राम यूरिया और डीएपी आती है। इतनी यूरिया डीएपी खेतों के अंदर डाली जाती है। वो पानी से और खाने में होकर 200 ग्राम जितना अनाज हम पूरे साल में खाते हैं उतना वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। इतनी यूरिया डीएपी डाली जाती है, इतना जहर डाला जाता है। डीडीटी से लेकर, इंडोसल्फान से लेकर, मेलाथियान से लेकर, ये सारे वो जहरीले रसायन हैं जिनके ऊपर अमेरिका में, यूरोप में बैन है। डीडीटी जब बनाई गई तो डीडीटी बनाने वाले को नोबेल प्राइज दिया गया कि इसने इतनी बड़ी खोज कर ली, ये मच्छर भी मार देगा, ये चींटी भी मार देगा, ये सारे कीड़े मार देगा। और ये जितनी खोज है, ये इतनी विनाशकारी खोज है कि इस डीडीटी के कारण जितना नुकसान पूरी दुनिया का हुआ है उतना और किसी के कारण नहीं हुआ है। इस डीडीटी का इतना बड़ा नुकसान है कि ये डीडीटी अगर आपने एक बार डाल दी तो ये 100 सालों तक उस फूड चेन से, उस फूड साइकिल से निकलती नहीं है। आपने खेत में डाली, खेत से पानी में गई, पानी से शरीर में जाएगी तो शरीर से बाहर नहीं निकलेगी, खत्म नहीं होगी, डिकम्पोज नहीं होगी। उसके सूक्ष्म अणु शरीर के अंदर रहेंगे और वो मां के दूध से होते हुए बच्चे के अंदर तक चले जाते हैं। इतनी खतरनाक डीडीटी है। और कमाल की बात देखिए, 1980-90 में घर घर आके डीडीटी छिड़की जाती थी ना। वर्ल्ड बैंक उसके लिए पैसा देता था कि मलेरिया रोकनी है तो डीडीटी छिड़क दो। और हम सब, मुझे भी याद है कि गांव में छिड़कने वाला आता था तो सब जगह छिड़कवाते थे कि फ्री में है, छिड़क दो, घर के अंदर भी छिड़क दो, हमारे ऊपर भी छिड़क दो। अभी कोरोना आया तो सारे लोगों को सैनिटाइजर से नहला रहे थे कि नहीं नहला रहे थे। मूर्खता देखिए, ये डीडीटी इतनी खतरनाक है कि यूरोप के कई देशों ने 1970 में इसके ऊपर बैन लगा दिया था। कितने? 1970 में। अब ये टॉपिक अलग हो जाएगा अगर मैं फार्मा के बारे में, इन दूसरे विषयों के बारे में बोलूं तो इनके ये टॉपिक इतने लंबे हैं कि एक घंटे इनके ऊपर बात की जा सकती है। इसके लिए YouTube के लिए, वैदिक चैनल के लिए मैंने काफी कार्यक्रम रिकॉर्ड किए हैं। आपको ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप YouTube के ऊपर राकेश भारत और पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप वहां से और ज्यादा डिटेल लेनी हो तो सुन सकते हैं। तो किसानों को बचाने के लिए पतंजलि किसान सेवा समिति बनाई गई। इसी प्रकार इस देश के अंदर बहुत से गोरखाली भाई हैं। उन गोरखाली भाइयों के बीच में योग के प्रचार प्रसार के लिए हमर स्वाभिमान बनाया गया। सोशल मीडिया का एक बड़ा प्रभाव पूरे देश व दुनिया पर है तो एक संगठन हमारा सोशल मीडिया संगठन बनाया गया। ये हमारे 7 संगठन सेवा का काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि गुरुकुलम बनाया गया, आचार्य कुलम बनाया गया, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज
हमारा शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, पतंजलि विश्वविद्यालय कार्य करता है, भारतीय शिक्षा बोर्ड काम करता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड, देखिए आजादी के बाद भी अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, मुगलों को महान बताया जा रहा था, भारत के ज्ञान विज्ञान को, भारत के गणित को कहीं पढ़ाया नहीं जाता, कहीं बताया नहीं जाता। आपसे भी पूछा जाए क्या भारत में कभी रुपया पैसा विज्ञान टेक्नोलॉजी रही होगी? क्या भारत में हमारे पूर्वज कभी जीते होंगे? तो आप यदि केवल BA MA की पढ़ाई की है तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। बचपन से ही बच्चों को बौद्धिक गुलाम बना दिया जाता है। उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शिक्षा के कुछ प्रकल्प स्थापित किए हैं। उसमें आजादी के इतिहास में पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया गया है, जिसने पहली से लेकर 12वीं तक की सारी पुस्तकें बनाई हैं, और अब देश के हर विद्यालय को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़कर उस विद्यार्थी को नैतिक संस्कारों के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ उसको विश्व नागरिक बनाया जाएगा। ऐसा बड़ा काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। आरोग्य और वेलनेस के क्षेत्र में हमारे सेवा के बड़े संस्थान है, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल, पतंजलि वेदा लाइफ, पतंजलि वेलनेस। और स्वदेशी के, देखिए विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं और लूटती हैं। उन विदेशी कंपनियों की लूट से भारत को बचाने के लिए सबसे पहले तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने च्यवनप्राश और दवाइयां बनानी शुरू की। उसके बाद लोगों ने कहा कि टूथपेस्ट के नाम पर, दंत मंजन के नाम पर, रसोई घर के मसालों के नाम पर, बाथरूम के अंदर हम जो साबुन यूज करते हैं, लाइफ बॉय साबुन आपने खूब प्रयोग किया। लाइफ बॉय साबुन को यूरोप में, विदेशों में कोई व्यक्ति हाथ धोने के लिए भी प्रयोग नहीं करता, जिससे विदेशी कंपनियां हमें नहलाती रही। कोलगेट जो भारत में बेची जाती है, विदेशों के अंदर जो कोलगेट बेची जाती है, उसके अंदर वो हानिकारक तत्व नहीं होते जो भारत की कोलगेट के अंदर होते हैं। तो विदेशी कंपनियां एक तरफ तो हमें लूटने का काम करती हैं, दूसरी तरफ हमें बीमार बनाने का काम करती हैं। तो विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वदेशी का आंदोलन खड़ा किया, और इस स्वदेशी के आंदोलन में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बनाई गई, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाई गई, पतंजलि की एक इकाई तेजपुर में असम में बनाई गई, एक इकाई नवासा में महाराष्ट्र में बनाई गई। गाय के दूध को जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए पतंजलि दूध डेयरी बनाई गई। परिधान के नाम पर बड़ी लूट होती है, जींस के नाम पर, टी शर्ट के नाम पर, रेडीमेड गारमेंट्स के नाम पर। उस लूट से देश को बचाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि परिधान के नाम से एक संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य भारत के वस्त्रों को कम कीमत के ऊपर उपलब्ध करवाना है, ताकि विदेशी कंपनियों की लूट से बच सके। पतंजलि सोलर एनर्जी के नाम से एक संस्था बनाई गई, जिसका उद्देश्य है कि सोलर की एनर्जी को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। तो ये हमारे स्वदेशी के संस्थान है।